सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट पे आप सभी का स्वागत। हम लोग एयर प्रेशर एंड विंड्स, वायुदाब एवं हवाओं या पवनों का चैप्टर कर रहे थे। हमने इसके पार्ट 1 में वायुदाब से संबंधित तमाम जो पक्ष हैं उनको कवर करने की कोशिश की थी। वायुदाब से हमारा क्या अभिप्राय है, किन किन इकाइयों में हम वायुदाब का मापन करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वायुदाब मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वायुदाब का क्षैतिज वितरण कैसा पाया जाता है और वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण कैसा पाया जाता है, इसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। पार्ट 2 में हमने वायुदाब और हवाओं के संबंध को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार वायुदाब प्रवणता को जन्म देता है। वायुदाबों में अंतर जो है वो वायुदाब प्रवणता को जन्म देता है, जिनके सहारे हवाएं संचलित होती हैं। और ताप जो है वो इसके पीछे एक प्रमुख कारक है, क्योंकि ताप की भिन्नता ही वायुदाब की भिन्नताओं को जन्म देती है। हमने समदाब रेखाओं की बात की थी। समदाब रेखाएं जब दूर दूर होती है तो वायुदाब प्रवणता कैसी होती है, जब पास पास होती हैं तब वायुदाब प्रवणता कैसी होती है, उन सब का जिक्र किया। और हमने जो स्थायी पवनें होती हैं, है ना, जो हमारे विश्व मानचित्र के ऊपर जो प्लैनेटरी विंड्स है, ग्रहीय पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं, सनातनी पवनें हैं, ठीक है, उनका वितरण कैसा पाया जाता है और किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार के संचरण जो है वो उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। और एक एक पवन को हमने डिटेल में किया, उनकी खास बात जो है उनको हमने किया। अब हम पार्ट 3 में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो भी पेरियोडिक विंड्स होती हैं, है ना, उनको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो पेरियोडिसिटी है ये दो तरह से देखी जाती है, एक सीजनल पेरियोडिसिटी और एक होती है डायर्नल पेरियोडिसिटी, है ना। एक ऋतु के हिसाब से हम हवाओं का संचलन और व्युत्क्रमण देखते हैं और एक हम दैनिक हवाओं का व्युत्क्रमण देखते हैं। जब हम हवाओं के ऋतुवत व्युत्क्रमण की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य होता है मानसूनी पवनों से, ठीक है। यदि मानसून को एक ही लाइन में परिभाषित करने की बात कहें तो हम यही कहेंगे कि ये हवाओं के ऋतुवत व्युत्क्रमण का चक्र है। इट इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है, उसे ही मानसून कहते हैं। लेकिन जब हम डेली रिवर्सल की बात करते हैं, है ना, जब हम दैनिक हवाओं के व्युत्क्रमण की बात करते हैं तो दो प्रकार की पवनें हमें देखने को मिलती है। एक इसमें हमें देखने को मिलती है स्थल समीर और सागर समीर, ठीक है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है घाटी समीर और पर्वत समीर। उसको हम इस आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मूल फोकस रहेगा वो रहेगा मॉनसूनी विंड्स के ऊपर, ठीक है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं। हालांकि ये जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं ये मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके भी लास्ट में की थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पुनः दोहराऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पेरियोडिक विंड्स हैं ये दो तरह से हवाओं के व्युत्क्रमण दिखाती है। एक ऋतु के हिसाब से हवाओं का व्युत्क्रमण, मतलब एक ऋतु में हवाएं एक दिशा में चलती हैं और दूसरी ऋतु में उसके ठीक विपरीत दिशा में चलती हैं। दैनिक व्युत्क्रमण में ये होता है कि दिन में एक भाग में हवाएं जिस दिशा में चलती हैं दूसरे भाग में ठीक उसके विपरीत दिशा में चलती है। जैसे मान लो दिन में हवाएं जिस दिशा में चलती है रात में ठीक उसके उलट वो विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। तो ये जो हवाओं का ऋतुवत व्युत्क्रमण है ना, ये मॉनसूनी पवनों को जन्म देता है, ठीक है। तो जब हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम मॉनसून विंड्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, मौसमी पवनें अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। एक सीजन में वो जिस दिशा में चलती है दूसरी सीजन में ठीक उसके उलट चलती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो मॉनसून आता है
वो मॉनसून आता है इस प्रकार की विंड से, ठीक है। और ये कौन सी विंड हो गई? ये विंड हो गई साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। इस दिशा में हवाएं चलकर आती है जब हमारे यहाँ मॉनसून का आगमन होता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लो प्रेशर थ्रस्ट बनते हैं, और हमारा जो सागरीय भाग है, इंडियन ओशन वाला पार्ट है, वहाँ पर हाई प्रेशर जोन्स डेवलप होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब विंटर सीजन आती है तो विंटर सीजन में क्या होता है, ये जो प्रेशर पैटर्न है ये रिवर्स हो जाता है। हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप वाला पार्ट है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं, और जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है वहाँ पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं। तो ये हवाएं जो है ये फिर ये समर सीजन में चलती हैं इस दिशा में, जैसा मैंने आपको बताया। विंटर में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक उलट जाती है, विंटर में इनकी डायरेक्शन ठीक उलट जाती है, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलना शुरू हो जाती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो बेटा, ये इंडियन मॉनसून के केस में हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम ऑस्ट्रेलियन मॉनसून के केस में देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन मॉनसून के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है। अब जब यहाँ मॉनसून के आगमन होता है तब यहाँ पर ये पवनें चलती है। ये कब चलती है? जब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर होता है। सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में जब समर सीजन होती है, अर्थात हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाले भागों में मॉनसून का आगमन होता है वो इन विंड्स के द्वारा होता है। ये विंड्स किस डायरेक्शन से आती हैं? ये विंड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। यही कारण है कि भारतीय मॉनसून है वो तो कहलाता है दक्षिण पश्चिम का मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, और ऑस्ट्रेलिया का मॉनसून है वो कहलाता है उत्तर पश्चिम का मॉनसून, ठीक है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है ना, तो उस समय क्या होता है कि ये विंड्स जो हैं ये रिवर्सल डायरेक्शन दिखाती हैं। ये विंड्स जो हैं ये रिवर्सल डायरेक्शन दिखाती हैं। कब? ये विंटर में। विंटर कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर। अब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? अब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? ये हो जाती है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस केस में भी हवाओं का ऋतुवत व्युत्क्रमण है, इस केस में भी हवाओं का ऋतुवत व्युत्क्रमण है। ये मॉनसूनी हवाएं हैं। समझ में आ गई बात? तो मौसमी पवनें अपनी दिशा बदलती रहती हैं एवं मॉनसूनी प्रकार की इन हवाओं में यह परिवर्तन ऋतुवत होता है। अब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। जो मॉनसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक अराबिक जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है मौसम, उससे इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, अर्थात जो ऋतु के साथ बदलाव दिखाए वो है मानसूनी विंड्स, ठीक है। इसे व्यापारिक हवाओं के ऋतुवत दिशा परिवर्तन से समझाया जा सकता है, क्योंकि हमने ये जो भी आपको डायरेक्शन दिखाए हैं विंड्स के, बेसिकली ये जो विंड्स है ये ट्रेड विंड्स ही है ना। अब इस केस में क्या होता है मैं वो बताता हूं, है ना। जो इंडियन मॉनसून का केस है, जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है ना। ये क्या है? ये 0 डिग्री है ना। क्या है ये? 0 डिग्री। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। और ये व्यापारिक हवाएं सामान्य तौर पे ऐसे चलती हैं, सामान्य तौर पे इनकी दिशा होती है ये नॉर्मल, जब प्रेशर बेल्ट्स अपनी आइडियल पोजीशन में होती हैं, है ना, जब वायुदाब पेटियां अपनी आदर्श स्थिति में होती हैं, तो इन हवाओं का संचरण इस प्रकार होता है, व्यापारिक हवाओं का, ट्रेड विंड्स का, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण में होता है ना, तो जब सन नॉर्थवर्ड है उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर है ना।
जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और इस समय ITCZ की जो शिफ्टिंग है वो जो, जैसे मान लो कि ये स्थिति मान लीजिए कि ये इंडिया की पोजीशन है, तो ITCZ जो है वो इस तरह से ITCZ की आपको स्थिति इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है ना। ITCZ की स्थिति किसकी, ITCZ है ना, इसकी स्थिति आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ये उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है, और इसका शिफ्ट जो है वो हमारा जो ईस्टर्न एशिया वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा उत्तर की ओर होता है, ठीक है। तो ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं क्या करती है, ये नीचे वाली हवाएं, गौर करना बेटा, है ना, ये जो नीचे वाली हवाएं हैं ट्रेड विंड्स, है ना, ये वाली ट्रेड विंड्स, ये वाली ट्रेड विंड्स। अब इन ट्रेड विंड्स को क्या होता है कि ये ट्रेड विंड्स जब यहां पहुंचती हैं, कहां, भूमध्य रेखा के पास, तो अब क्योंकि ITCZ है ना, जहां इनका अभिसरण होता है, ये ITCZ आइडियल कंडीशन में, ये ITCZ कहां थी, ये ITCZ यहां थी, है ना, कब कब समरात्रि दिवस के समय, इक्विनॉक्स के टाइम। लेकिन जब सन नॉर्थवर्ड होता है तो ये ITCZ जो है इसकी शिफ्टिंग होती जाती है ना, और इसकी एक्सट्रीम शिफ्टिंग मैंने आपको दिखा रखी है यहां पे, ठीक है। और ये ITCZ है इस पेटी में, इस अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी में जो दोनों ट्रेड्स हैं, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों की जो ट्रेड विंड्स हैं उनका क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, अभिसरण होता है। अब जब ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो अब ये जो ट्रेड जो नीचे वाली है ना, जो दक्षिणी गोलार्ध वाली है, अब उन ट्रेड्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वेटर पार करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रेड्स जब दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं तो ये अपनी बाईं ओर विस्थापित होती हैं, है ना, फेरल के नियमानुसार। लेकिन यदि इक्वेटर को क्रॉस किया तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगी, और नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगी तो अब इनका जो डिफ्लेक्शन है, जो इनका विस्थापन है, वो टुवर्ड्स राइट हो जाता है ना। तो अब ये जैसे ही इस भूमध्य रेखा को पार करती है, अब ये ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये पवनें जो हैं ये मूवमेंट दिखाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पवनें मूवमेंट दिखाती हैं, है ना, और इन पवनों का मूवमेंट जो है वो हमें कई रूपों में देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पवनें मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। यहाँ श्रीलंका वाला पार्ट है उसको घेरते हुए, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मानसूनी पवनें हैं ये ट्रेड विंड से तो हैं, ये ट्रेड विंड से तो हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली ट्रेड विंड्स थी वो अब क्या है, इक्वेटर को पार करके और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करके और फिर आगे की ओर जब वो बढ़ती हैं तो यही मॉनसूनी विंड्स के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाग हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स पहले जो नॉर्मल कंडीशंस में ये ट्रेड्स जो हैं ये इस तरह से पाई जाती हैं आदर्श स्थिति में। आदर्श स्थिति में इन ट्रेड्स की स्थिति ये होती है, ठीक है ना। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन में होता है उस समय क्या होता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध वाली ट्रेड है इनको भूमध्य रेखा पार करनी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अब इनका जो विस्थापन है वो बाईं ओर हो जाता है ना। जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो ट्रेड्स हैं वो जो डेविएशन दिखाती हैं वो होता है राइट हैंड साइड, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जब ये पहुंच जाती है इक्वेटर को पार करके तो इनका डिफ्लेक्शन हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये ट्रेड्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये जब दक्षिणी गोलार्ध में समर होती है तो ये ऐसे करके फिर ये ऐसे चलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पैटर्न हो गया ना, क्लियर, ठीक है। तो ये भी ट्रेड्स ही है। तो मॉनसूनी विंड्स बेसिकली क्या है, ट्रेड विंड्स ही है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, कि इसे व्यापारिक हवाओं के ऋतुवत दिशा परिवर्तन के रूप में समझाया जा सकता है, ये आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये देखो अभी अभी जो हमने बात की थी, ठीक है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी उसे ही इस डायग्राम में बताया गया है और इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये देखो ये यूजुअल पाथ है किसका, ट्रेड विंड्स का। कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है या यूं कहें कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो इन ट्रेड विंड्स को इक्वेटर पार करनी पड़ती है और इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अब इनकी डायरेक्शन हो जाती है ये, ठीक है। और यही जो विंड्स हैं वो है जो यहां दिखाई हुई हैं। ये जो विंड्स यहां दिखाई हुई हैं ये वही विंड्स हैं जो इक्वेटर को पार करके आ रही हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, है ना, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, ये जो असतत रेखा है, बेसिकली यही ITCZ है। ITCZ है। अब जब सूर्य उत्तरायण में है तो ITCZ जो है वो इक्वेटर पे नहीं होगी, उसका विस्थापन हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब ये जो ट्रेड्स जो इक्वेटर को पार करके आई है, जो यूजुअली सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं, वो ट्रेड्स जो हैं ये मॉनसूनी विंड्स के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों को कवर करती है, पूर्वी एशिया के भागों को भी कवर करती है। होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। ये जो चल रही है हवाएं, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रही है, इसीलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी पवनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि पिछली स्लाइड में जो हमने समझा उसके बाद में अब यहां पर कुछ भी हमारे लिए नया नहीं रह जाता है, ठीक है। एक चीज थोड़ी सी और समझते हैं यहां पर, है ना। यहां पर एक शब्दावली आई है, देखो, मॉनसून फ्रंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब सन नॉर्थवर्ड होता है, ठीक है, उत्तरायण में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, कौन सी, जो उत्तरी गोलार्ध की हैं, ये उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके इन व्यापारिक पवनों के जो क्षेत्र हैं, यूजुअल जो इनके एरियाज है ना, उनके क्षेत्रों को ये घेरने लगती हैं, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में अभिसरण होता है, ये जो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, जहां पर ये मॉनसूनी विंड्स जो है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जो व्यापारिक हवाएं उनके साथ अभिसरित होती है, तो ये जो क्षेत्र बनता है इसे ही मॉनसून फ्रंट कहा जाता है, ठीक है, इसे ही मॉनसून फ्रंट कहा जाता है। और ये किसके अलोंग होता है, ये अलोंग ITCZ होता है, ठीक है। ये किसके अलोंग होता है, किसके सहारे सहारे होता है, ITCZ के सहारे सहारे होता है। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये शब्दावली अब आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, है ना। मॉनसून फ्रंट की शब्दावली अब आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, है ना। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये कब का है, ये है समर सीजन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसीलिए आप देख रहे हो ना यहां पर जो मंथ दिया हुआ वो कौन सा है, जुलाई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये पैटर्न जो है ये जुलाई का है, जो अभी हमने देखा है ना। ये जो पैटर्न है ये कब का है, ये जुलाई का है, ठीक है। और ये वाला जो पैटर्न आपको दिखाया हुआ है ये पैटर्न जो है वो जनवरी का है, ठीक है। तो इसमें जुलाई और जनवरी का सर्कुलेशन पैटर्न दिखाया हुआ है ना। ये जुलाई का पैटर्न है और ये जनवरी का पैटर्न है, ठीक है। किस प्रकार से ये मॉनसूनी हवाएं जो है वो एरियाज को कवर कर रही है, यहां आप देख सकते हो। तो जितना सिंपल तरीके से हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये उतना सिंपल नहीं होता है, समझने के लिए तो ठीक है ना, लेकिन ये काफी इसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, एक तरफ ये हवाएं बढ़ रही है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ और दूसरी तरफ ये हवाएं लौट रही है इंडियन सबकॉन्टिनेंट से टुवर्ड्स इंडियन ओशन, है ना। तो जब हिंद महासागर से ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया की तरफ आती हैं,
ये जो है ये मानसून का आगमन है, ठीक है, और ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, इसलिए देखो ये जुलाई का परिसंचरण है। और अब यहां पर क्या हो गया कि जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर हो गया, तो ये जो लैंड एरियाज हैं, है ना, ये क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं, और उसकी तुलना में जो ओशनिक पार्ट है उनका टेम्परेचर जो है वो उतना नीचे नहीं जा पाता, तो कंपैरेटिवली ओशनिक पार्ट वार्म होते हैं, इसलिए वहां लो प्रेशर एरियाज डेवलप हो जाते हैं। और अब हवाएं उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चल रही थी ना, उसकी दिशा से अब शीत ऋतु में ये दिशा पलट जाती है। ये कहते, हम इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ मॉनसून या मॉनसून का लौटना। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पर हम लोग जो मॉनसून के दो सिद्धांत हैं उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, जिसको हम शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं, है ना। मॉनसून की मैकेनिज्म को समझाने के लिए तीन सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जिसको हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो पेटी है, ठीक है, उसके विस्थापन से संबंधित, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ से रिलेटेड थ्योरी है। और तीसरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये तीन सिद्धांत है मॉनसून की मैकेनिज्म को समझाने की, ठीक है। इसमें जो पहला सिद्धांत है ना, उसको और दूसरे सिद्धांत को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, होता क्या है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है उसको समझने की कोशिश करो। उसमें यह कहा गया है शास्त्रीय सिद्धांत में कि जैसे एक मान लीजिए है लैंड एरिया, है ना, और एक जो है वो है ओशन या सी अर्थात वाटर बॉडी, ठीक है। आपने सूर्याभिताप का चैप्टर किया था ना, उसमें आपने एक चीज को समझा होगा कि जो लैंड और वाटर है, ठीक है, यदि ये एक जैसे तापमानों को प्राप्त करते हैं तो भी इनके गर्म होने की दरें अलग अलग होती है। कारण उसमें कई थे, जैसे जो स्थल भाग हैं वो जो है वो ओपैक है ना, अपारदर्शी है। जल भाग पारदर्शी है, इसलिए सूर्य की किरणें काफी अंदर तक समाहित होती हैं, ज्यादा एरिया को गर्म करती हैं, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि जो वाटर बॉडीज हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लैंड, है ना। जो विशिष्ट ऊष्मा है वो जल की ज्यादा है भूमि की तुलना में, ठीक है। दूसरा कि मिक्सिंग हमें पानी में देखने को मिलती है, हमें जल में उसमें स्थल भाग में देखने को नहीं मिलती। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान ऊंचे होते हैं तो जो भूमि भाग है वो जल भाग की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जुलाई महीने में ये जो भूमि भाग है, लैंड एरिया है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये ज्यादा हीटअप होंगे, है ना, ठीक है, ज्यादा हीटअप होंगे, है ना। और ये जो सी पार्ट है, ठीक है, ये जो सी पार्ट है ये कंपैरेटिवली जो यहां पर हीट होती है ना, कंपैरेटिवली वो कम होती है। तो देखो तापमानों के अंतर आ गए या नहीं आ गए, ठीक है। और ये जो क्लासिकल थियरी है ये किस पर डिपेंड है, अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर एंड लैंड एरियाज, है ना। ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है ये इसी पर टिका हुआ है कि जो भूमि और जलीय भाग हैं ये अलग अलग दरों से ठंडे और गर्म होते हैं, है ना। अब ग्रीष्म ऋतु में यदि हीट कंपैरेटिवली लैंड एरियाज पर ज्यादा है, लैंड एरियाज जो हैं भूमि क्षेत्र ज्यादा गर्म हो रहे हैं, तो यहां पर जो प्रेशर है ना वो कैसे हो जाएंगे, लो, है ना। कैसे हो जाएंगे, प्रेशर कैसे हो जाएंगे, लो। तो यहां पर लो प्रेशर एरियाज डेवलप होंगे। और यहां कंपैरेटिवली क्योंकि तापमान जो है वो उतना नहीं होता जितना लैंड एरियाज पे होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से यहां क्या होता है,
हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो अब देखिए, जल भाग से भूमि भाग की तरफ वायुदाब प्रवणता बन गई ना, ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि हवाएं जो होती हैं वो हवाएं हमेशा क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ भागती हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं हिंद महासागरीय भाग से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ भागेगी या नहीं भागेगी? समझ में आई बात? अब देखो, जब विंटर सीजन होती है तब क्या होता है? तो तापमान गिरने शुरू होते हैं। तो जिस गति से भूमि भाग ठंडे होते हैं उतनी तेज गति से जल भाग ठंडे नहीं होते। तो भूमि भाग जो है, भूमि भाग, यहां पर जो तापमान है, टेम्परेचर, ठीक है, वो काफी गिर जाते हैं। और कंपैरेटिवली जो सी पार्ट है, यहां टेम्परेचर जो है ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, तुलनात्मक या कंपैरेटिव, है ना। अब यहां टेम्परेचर बहुत गिर जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर जो है वो काफी ऊंचे हो जाते हैं, है ना। ये कंपैरेटिवली गर्म है ना जलभाग, तो यहां लो प्रेशर एरियाज डेवलप हो जाते हैं। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अब हवाएं, जब पहले तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भाग रही थी, है ना। अब भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भाग रही हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है वो रिवर्स हो गए, इसलिए हवाएं भी रिवर्स हो गई। ठीक है, समझ में आई? कैसे अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज जो है वो मॉनसूनी पवनों को जन्म देती हैं। आपको शास्त्रीय सिद्धांत की मोटी मोटी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मैं समझता हूं जरूर आई होंगी। अब देखिए, जो दूसरा सिद्धांत है मॉनसून का, वो है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी का विस्थापन, बदलाव। ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात को समझने की कोशिश करना। ये जो ITCZ है, आदर्श स्थिति में ये जो ITCZ होती है, इसकी पोजीशन होती है इस तरफ, है ना, इसकी पोजीशन होती है इस तरफ, ठीक है ना। ये 0 डिग्री है, तो ये ITCZ जो है वो 0 डिग्री के लगभग पास पास होती है, ठीक है, आदर्श स्थिति में। और ये आदर्श स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब समरात्रि दिवस होते हैं, इक्विनॉक्स होते हैं। लेकिन जब समर सीजन होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये जो अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी है ITCZ, ठीक है, इसका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना। ये देखिए, पिछले डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये ITCZ है ना। कब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन में, जुलाई महीने में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था पूरा डिटेल में कि इस ITCZ की शिफ्टिंग के कारण, क्योंकि ये अभिसरण पेटी है ना, दोनों प्रकार की जो ट्रेड विंड्स हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, वो यहीं अभिसरित होती हैं। तो अब जो उत्तरी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड्स हैं, है ना, वो तो इसके उत्तर में है। दक्षिण गोलार्ध वाली ट्रेड विंड्स को अब इक्वेटर पार करनी पड़ेगी, है ना, और इक्वेटर पार करके वो इस तरफ आएंगी। ठीक है। अब देखो, यहीं पर समझने की कोशिश करो कि विंटर सीजन में क्या होता है। अब विंटर सीजन में तो क्या है, विंटर सीजन में क्या होता है बेटा कि ये आदर्श स्थिति में ITCZ के क्षेत्र है, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है उत्तर की ओर। कब? ये जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत होती है तो ये ITCZ नीचे शिफ्ट कर जाती है। ये वैसे इतने सुंदर रूप में शिफ्ट नहीं करती जिस रूप में मैंने दिखाया है, मैंने बहुत सरलीकृत करने के लिए इसको ऐसा दिखाया है ना। तो क्या होता है, देखो मैं 3 कलर इस्तेमाल करता हूं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर
जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो इस तरह चलती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, आदर्श स्थिति के अंदर, जब समरात्रि दिवस की स्थिति होती है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है ना, जब ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी भाग में, तो इसका पैटर्न ये रहता है जो यहां पे दिखाया गया है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान, है ना। ये दक्षिण से ट्रेड चलती है ना, ITCZ के दक्षिण में, और ये ITCZ के उत्तर में, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। और शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु के अंदर क्या होता है बेटा, शीत ऋतु के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये ऐसे चलती हैं, ये उत्तरी ट्रेड्स है ना, ये यहां चलती हैं और इसको पार करती हैं 0 डिग्री को और ऐसे चलती हैं, और दक्षिणी ट्रेड जो होती है वो ऐसे जगह ले लेती है। क्लियर। तो ITCZ की शिफ्टिंग के कारण ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनके एरियाज डेवलप शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया वाले भाग हैं, ये समर सीजन के अंदर इस प्रकार की जो पवने हैं, है ना, उनके अंतर्गत क्षेत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है कि ITCZ जो है ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाती है, तो ये पवने जो है ये अपना डायरेक्शन इस तरह बदल लेती हैं, है ना। शीत ऋतु में ये पवने अपना डायरेक्शन क्या करती हैं, ये पवने अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं। क्लियर। आप रिवर्सल ऑफ विंड्स देख रहे हो, हमने ये रिवर्सल ऑफ विंड्स किसके माध्यम से समझाया, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, है ना। और तीसरी थियरी जो जेट स्ट्रीम थियरी है, उसको अभी मैं आगे आने वाले डायग्राम में समझाऊंगा, है ना, तीसरा जो सिद्धांत है उसको। चलिए अब देखो, ये जो ITCZ की शिफ्टिंग होती है पूरे ग्लोब के ऊपर, है ना, आपको यदि फर्स्ट लेक्चर ध्यान में हो तो पहले लेक्चर में मैंने ITCZ की शिफ्टिंग के डायग्राम दिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे एक तरफ आप मान लीजिए कि ये ITCZ है ना, इसका जो क्षेत्र है ITCZ का क्षेत्र, है ना, वो मान लीजिए कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो इस ITCZ का जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि वो ये ITCZ जो है वो इस तरह से विस्थापित हो गई। गौर करना, मैं जो दिखा रहा हूं उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। ये और इधर विस्थापित होती है, फिर ये इधर से होते 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 ऐसे निकल जाती है, ठीक है। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब जो ITCZ की स्थिति होती है वो होती है ये, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब जो ITCZ की स्थिति है वो है ये, ठीक है। समझ में आ गई। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जितना भी जो ट्रेड विंड्स का विस्थापन बताया था, है ना, एक बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेड विंड्स जो है वो अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर की ओर विस्थापित होती है, उसकी जो अंतिम सीमा होती है वो कहां होती है, वो होती है ITCZ, ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है ना, और ये ट्रेड विंड्स हैं, जैसे ये इंडिया का क्षेत्र, ये ट्रेड विंड्स जो भूमध्य रेखा को पार करके और इस तरह से बहती हैं, ठीक है, इनकी अंतिम सीमा क्या है, इनकी अंतिम सीमा ये ITCZ ही तो है बेटा, ठीक है। ऐसे ही जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो जो उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली ट्रेड विंड्स हैं, जब ये इक्वेटर को पार करके, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में बहती है ना, तो जैसे मान लो कि ये उनका डायरेक्शन है ना, ये उनका डायरेक्शन है मान लीजिए, ठीक है, ये उनका डायरेक्शन है, तो ये पार करके और ये इस दिशा में बहती है। कब, जब दक्षिणी गोलार्ध में तो समर होती है और उत्तरी गोलार्ध में विंटर होती है, उस दौरान। कुल मिला के ये जो रिवर्सल आप देख रहे हो विंड्स का, है ना, जो हवाओं का आप जो ऋतुवत व्युत्क्रमण देख रहे हो, वो केवल और केवल
समर सीजन में, उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में बोल रहा हूं मैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बोल रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में जैसा विस्थापन ITCZ का उत्तर की ओर होता है, और शीत ऋतु में जो विस्थापन ITCZ का दक्षिण की ओर होता है, केवल उसके बीच के क्षेत्रों में ही हमें हवाओं में ऋतुवत विक्रमण देखने को मिलता है ना, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसलिए दुनिया के जो मानसूनी क्षेत्र हैं वो प्रभावी रूप से इसी बेल्ट के अंदर ही होंगे। आई बात समझ में? दुनिया के अन्य क्षेत्रों में कुछ लोकल फैक्टर्स के कारण हो सकता है कि हवाओं का ऋतुवत विक्रमण कुछ मात्रा में देखने को मिल जाए, कुछ लोकल फैक्टर्स के कारण, है ना। लेकिन हम जो मॉनसूनी विंड्स की बात कर रहे हैं, जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स के केस में जो मॉनसूनी विंड्स की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र इससे परे नहीं हो सकते। तो पूरी दुनिया में मॉनसून के क्षेत्र इन दो लाइनों, ये जो येलो लाइन जो ITCZ का एक्सट्रीम शिफ्ट दिखाती है ड्यूरिंग समर सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर, है ना, वो, और जो ITCZ का एक्सट्रीम शिफ्ट है ड्यूरिंग विंटर सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर और समर सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर, वो ये रेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। इसका मतलब ITCZ जो है उसका जो अधिकतम उत्तरी विस्थापन है वो येलो लाइन से दिखाया हुआ है, और अधिकतम दक्षिणी विस्थापन है वो इस लाल लाइन से दिखाया हुआ है। इनके बीच के जो क्षेत्र हैं उसी में हमें हवाओं का रिवर्सल देखने को मिलता है, हवाओं का विक्रमण देखने को मिलता है। उससे परे दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में कुछ लोकल फैक्टर्स के कारण हवाओं का ऋतुवत विक्रमण हो सकता है, लेकिन मॉनसूनी विंड्स का जो हम एरिया देखते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर ही होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, है ना। अब इस डायग्राम में जैसा कि मैंने कहा था ना कि जो हवाओं के विक्रमण के प्रधान जो क्षेत्र है, ठीक है, वो तो वही है जो हमने अभी पिछले डायग्राम में देखे। हमने पिछले डायग्राम में यही एरिया कवर किया था ना बेटा, हमने इसी एरिया को देखा था ना पिछले डायग्राम में, ठीक है। तो जो प्रधान क्षेत्र है वो तो ऑलमोस्ट यही है ना। इसके अलावा हमें दुनिया के अलग अलग भागों में थोड़ा बहुत सीजनल रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है ड्यू टू वेरियस लोकल फैक्टर्स, ठीक है। अब जब हम मॉनसून की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो, यहां विश्व मानचित्र पर धरातलीय हवाओं में कम से कम 120 डिग्री का ऋतुवत विस्थापन दर्शाने वाले क्षेत्र, ये जितनी भी जो शेडिंग दिखाई हुई है ना, ये मिनिमम 120 डिग्री का ऋतुवत विस्थापन दिखा रहे हैं। अब देखो, जैसे एक बार एक सीजन में पवने यूं बही और दूसरी सीजन में पवने यूं आ गई, तो ये जो विस्थापन देख रहे हो ये तो एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, ठीक है। पर यह भी तो हो सकता है कि एक सीजन में तो पवने जो है वो यूं जा रही हैं और दूसरे सीजन में पवने थोड़ी सी यूं आ गई, है ना, तो विस्थापन की डिग्री थोड़ी सी कम हो जाती है। 120 डिग्री तक का विस्थापन जो है ना, वो महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो विश्व मानचित्र पर धरातलीय हवाओं में कम से कम 120 डिग्री का ऋतुवत विस्थापन दर्शाते हैं ये क्षेत्र, है ना। इसमें जो पीला क्षेत्र मैंने छायांकित किया हुआ है ना, ये देखो, इसमें जो ये क्षेत्र हमने जो छायांकित करके दिखाया हुआ है आपको, है ना, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा बेटा, हाँ, ठीक है। ये देखो, ये क्षेत्र जो आपको दिखाया हुआ है ना, ये जो येलो क्षेत्र आपको दिखाया हुआ है ना, इन्हीं क्षेत्रों में 60% से अधिक व्याप्त विस्थापन वाले क्षेत्र दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया एवं कुछ अफ्रीका के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, है ना। यहां पे देखिए, ये जो सबसे लाइट कलर वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज है ना, जो सबसे लाइट कलर वाले एरियाज हैं, ये वाले एरियाज, ठीक है, यहां 40% से कम, ठीक है ना, यहां 40% से कम व्याप्त विस्थापन है, ठीक है। और ये जो थोड़े डार्क एरिया हैं, यहां 40 से 60% के बीच। लेकिन ये जो एरिया जो हमने शेड किया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया, ये 60% से अधिक व्याप्त विस्थापन को दिखाता है, ठीक है।
It is the areas with more than 60% of the shift are South, Southeast Asia and some parts of Africa. क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इन केस ऑफ मॉनसून, है ना। उसमें ये अफ्रीका का आप देख रहे हो, ये वाला भाग, ये अफ्रीका का मध्य पश्चिमी भाग है, ये अफ्रीका का मध्य पूर्वी भाग है ना। ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी एशिया का भाग है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है और ये पूर्वी एशिया का भाग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका के केस में वायु संचरण। ठीक है, अफ्रीका के केस में वायु संचरण को देखते हैं। देखिए ध्यान से देखो बेटा, है ना। आप यहां पर देखिए, ये देखो, सबसे पहले आप ITCZ को पकड़ो, है ना। यहां दो तरह की ITCZ दिखाई हुई है। आप एक बार केवल और केवल एक ITCZ की बात करते हैं हम, और वो ITCZ कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और ये है 850 MB की ITCZ, सिर्फ इसकी बात करते हैं, है ना। यही ITCZ जो है ये दूसरे केस में यहां है। आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो वो जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये स्थिति है जनवरी की, और ये जो स्थिति है ये है जुलाई की। ठीक है, अब देखो आप जनवरी में और जुलाई में, है ना, आप इस क्षेत्र को पकड़िए। देखो हवाएं यहां पर हवाएं कौन सी दिशा में बह रही हैं, देखो पकड़ना, ये देखो, ये हवाओं की दिशा है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में हवाओं की दिशा क्या है, ये है। ठीक है, कौन सा महीना, जनवरी। इसी क्षेत्र में देखो, आप क्षेत्र देख लेना अफ्रीका का कौन सा है, इसी क्षेत्र में जुलाई महीने की स्थिति देखो, देखिए वही क्षेत्र है ना, वही क्षेत्र है। बताओ हवाओं का रिवर्सल देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, है ना। हवाओं का व्युत्क्रमण है या नहीं है। फिर आप इधर आ जाओ पूर्वी भाग में, है ना, पूर्वी भाग में देखो आप। ठीक है, ये देखो यहां पर, है ना, हवाओं का व्युत्क्रमण है या नहीं है। तो मुझे बताइए कि अफ्रीका के ये क्षेत्र जो हैं वो हवाओं के अच्छे व्युत्क्रमण को दिखाने वाले क्षेत्र हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो अफ्रीका का वायु संचरण देख लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है बेटा कि हम ऑस्ट्रेलिया में जब हम बात कर रहे हैं तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो है ना, यहां से लगभग हमारी इक्वेटर निकल रही है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला डायग्राम ये कब का है, व्हेन समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड विंटर सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये डायग्राम। ठीक है, तो क्या होगा कि लो प्रेशर जो एरियाज डेवलप होंगे वो कहां होंगे, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगे। ठीक है, तो हवाओं की डायरेक्शन देखो आप। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की डायरेक्शन, दक्षिणी गोलार्ध में देखो आप। ऑस्ट्रेलिया में हवाओं की डायरेक्शन देख लिया आपने, समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं, ये वाली जो स्थिति है ये जुलाई की है ना, जून जुलाई, और ये स्थिति है ये दिसंबर जनवरी की है। दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ये तो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है समर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो पवने यहां पर ये देखो, यहां पर ये जो स्थिति है, ठीक है,
लगभग 0 डिग्री की स्थिति है। ये जो पवने यूं बहती हैं, है ना, अब इनको क्या करना है, पार करके इसको इक्वेटर को पार करके, और ये इस दिशा में बहेंगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हवाओं का संचलन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कब? जून जुलाई में, जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीजन है। हवाओं का संचरण दिसंबर जनवरी में, जब ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन है। बताओ ये रिवर्स है या नहीं है? और ये ब्राउन कलर की जो बेल्ट दिखाई हुई है, ये क्या है? ये ITCZ है। ये क्या है? ITCZ है। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इतना देखने के बाद वो जो दो सिद्धांत हैं, अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, ये जो क्लासिकल थ्योरी है, ये भी हमारे दिमाग में अच्छी तरह से घर कर जानी चाहिए। और जो दूसरा सिद्धांत है मॉनसून का, मॉनसून के मैकेनिज्म को समझाने का, विच इज बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ये देखो आप, हम बार बार शिफ्टिंग ऑफ ITCZ की बात कर रहे हैं ना। यहाँ देखो, जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होती है तो ITCZ का नदर्न एरियाज की तरफ शिफ्ट, है ना, और जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, तो ITCZ का साउथवर्ड शिफ्ट। ठीक है? और किस प्रकार से इस शिफ्ट के कारण ही हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स देखते हैं या मॉनसूनी विंड जो है उनकी उत्पत्ति देखते हैं। क्लियर? तो बताओ, हम एक तरह से मॉनसून की उत्पत्ति का सिद्धांत समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं? क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब देखिए यहां पर, अब हम जो तीसरी थियरी है ना, जिसको हम जेट स्ट्रीम थियरी कहते हैं, कोटेश्वरम ने इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है? अब हम उसके सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, या ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जेट स्ट्रीम जो होती है ये अपर एयर सर्कुलेशन है। ये 6 से 12 किलोमीटर सतह के ऊपर वायु का संचरण है। यह धरातलीय वायु प्रवाह नहीं है। पहली बात है ना, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडलीय भाग में ही अत्यधिक तेज गति से ये हवाएं बहती हैं, जेट स्ट्रीम्स। ठीक है? ये मियांडरिंग पाथ दिखाती हैं, है ना, ये किस तरह से शिफ्ट दिखाती हैं, सीजनल शिफ्ट भी दिखाती हैं। ठीक है? उन सब को हम डिटेल में अलग से जेट स्ट्रीम का जो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है? यहां पर हम जेट स्ट्रीम का क्या कनेक्शन है मॉनसून के साथ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यहां इस डायग्राम में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जेट स्ट्रीम कैसे मॉनसूनी विंड्स के लिए या तो सक्शन का काम करती है, उनको खींचने का काम करती है, या थ्रस्ट का काम करती है, उनको धकेलने का काम करती है। यह हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन है। जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो ऊपरी वायु संचरण है। ये धरातलीय पवनों को केवल और केवल प्रभावित करती हैं, धरातलीय पवने नहीं है। ठीक है? चलिए हम दो स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति जो है, जो मैं आपको समझाऊंगा इस डायग्राम पे, वो मैं आपको बता रहा हूं केवल और केवल विंटर सीजन की। ध्यान रखना, पहले मैं केवल विंटर सीजन की स्थिति बता रहा हूं। देखिए बेटा, जब विंटर होती है ना, जब विंटर सीजन है, सिर्फ उसको समझा रहा हूं एक बार, बाद में समर बताऊंगा। ठीक है? विंटर सीजन में क्या होता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जेट स्ट्रीम जो है ना,
ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए भारतीय क्षेत्रों की तरफ आती है ना, तो ये इधर से बहते हुए ये भारतीय क्षेत्रों की तरफ आती है। ठीक है ना। पामीर की नोट के आसपास क्या होता है, इसका बाइफरकेशन होता है। इसकी एक ब्रांच जो है वो उत्तर की तरफ बहती है और दूसरी ब्रांच इसकी हिमालय के दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हम कब की बात कर रहे हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, उस समय की बात कर रहे हैं। क्लियर। जब हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में ऊंचाई पर ये पवनें बहती हैं, तो ये क्या करती है, इस भाग में क्या करती है, धक्के का बल लगाती हैं और जो लौटते हुए मॉनसून की पवनें हैं, ठीक है, उनको क्या करती हैं, और धकेलती हैं, उनको और धकेलती हैं, पुश करती हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो एक तरह से यूं कहें कि ये लौटते हुए मॉनसून को और सहारा देती है। क्यों, मानसून लौट रहा होता है ना जब उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन होती है। अभी केवल विंटर रखना है दिमाग में, समर की बात ही नहीं करनी है एक बार के लिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो आपको मैं यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, फिर आपको ये चीज और अच्छी तरह समझ में आएगी। ये विंटर सीजन की बात कर रहे हैं ना हम, आपको ध्यान है ना कि इसी विंटर सीजन में आपके यहां पर मावट होती है, होती है नहीं होती है, होती है ना। और ये जो मावट होती है, जो सर्दी की बारिश है जिसको हम मावट कहते हैं, ये जो मावट है इसको हम पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा भी तो कहते हैं। ठीक है, रेन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं ना। डिस्टर्बेंसेस या विक्षोभ का मतलब क्या होता है, ये चक्रवात के ही छोटे रूप हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है ऐसा, तो दो शब्दावलियां महत्वपूर्ण आई यहां पे, एक पश्चिमी और दूसरा विक्षोभ। एक तो पश्चिमी और दूसरा विक्षोभ। देखो बेटा, आप यहां पे देखो, आपको यहां ये अफ्रीका का भाग दिखाई दे रहा है, नहीं सॉरी ये अरब का भाग है, ये अरब का भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये फारस की खाड़ी है, लाल सागर है इधर। यहां पर कहीं मुझे बताइए, यहां पर कहीं पर मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है या नहीं है? है। ठीक है, विंटर सीजन में आपको पता होगा कि ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहां पर अनेकों अनेक अवदाब जो है विकसित होते हैं, डिप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और जो वायुदाब पेटियां हैं उनका दक्षिणी विस्थापन हो जाता है, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो सदर्न शिफ्ट दिखाती हैं, तो उस समय ये मेडिटेरेनियन सी वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट जो है वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस वाला एरिया बन जाता है और यहाँ पर कई प्रकार के लोकल डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं, अवदाब विकसित होते हैं। ये जेट स्ट्रीम्स जो क्या करती है, जेट स्ट्रीम्स जो ऊपर बह रही है ऊपरी वायु में, है ना, ये क्या करती है, यहां पर मेडिटेरेनियन सी वाले भाग में जो डिप्रेशंस जो हैं, है ना, डेवलप होते हैं, ठीक है, ये इनको धक्का मारते भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में ले आती हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में ये नीचे की ओर होती है, तो भारत का ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है भारत का, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये जो भारत का एरिया है ना, इस भारत के एरिया में, ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्र में भी अच्छी बारिश होती है ना, तो हिमपात भी होता है ना। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, उसके आगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, बिहार का भाग है, इस तरफ तक इनका प्रभाव होता है ना। मूल प्रभाव जो है वो इन क्षेत्रों में रहता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रभाव कम होता जाता है।
है ना। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है ना। गुजरात का भी थोड़ा बहुत प्रभाव गुजरात पर भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत प्रभाव मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इन्हीं विक्षोभों से जो भूमध्य सागरीय भाग में विकसित हो रहे हैं, जेट स्ट्रीम के द्वारा विंटर सीजन में धकेल कर इन क्षेत्रों की तरफ लाए जा रहे हैं, इन्हीं के कारण यहाँ सर्दी में बारिश होती है, जिसको मावठ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विक्षोभ है, ये किधर से आए, ये कहां से आए? ये आए पश्चिम से, है ना, पश्चिम से आए। ठीक है, तो पश्चिम से क्या आए? विक्षोभ। कौन लाया? जेट स्ट्रीम धकेल कर लाई। ठीक है, इसीलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा कहते हैं, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होने वाली बारिश कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो अब ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में आती है, पामीर नोट के आसपास इसका बाइफर्केशन हो जाता है, एक शाखा उत्तर में चली जाती है, एक शाखा हिमालय के दक्षिणी भागों से होती हुई बहती है। ऊपरी वायु संचरण है ना। ये जो हिमालय के क्षेत्रों से बहती है ना, हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों से, ये लौटते हुए मानसून की पवनों को धक्के के बल का काम भी करती है। विंटर सीजन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। समर सीजन की बात करें, चलिए, ठीक है। और कोटेश्वरम के सिद्धांत को ही समझा रहा हूं मैं, ये मान लीजिए जेट स्ट्रीम के सिद्धांत को ही समझा रहा हूं मैं, है ना। यही मॉनसून का जेट स्ट्रीम से संबंधित सिद्धांत है। अब देखो बेटा, देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं केवल और केवल समर सीजन की, है ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल और केवल समर सीजन की। ठीक है, चलिए, अब देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं समर सीजन की। ठीक है, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर, है ना, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तब क्या होता है उस समय? ये जो दक्षिण की, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इसका थोड़ा सा क्या होता है, समर सीजन में इसका थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। और ये केवल और केवल इन भागों में बहती है। ये जो शाखा है, दक्षिणी शाखा, ये समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में ये जेट स्ट्रीम केवल और केवल उत्तरी भाग में बहती है। ये जो तिब्बत का पठार, पामीर नोट और तिब्बत का पठार है, इसके उत्तरी भाग वाली शाखा रहती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग वाली शाखा नहीं होती। तो मुझे बताइए, एक तरफ ग्रीष्म ऋतु में यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो है हाई, प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट जोन्स बनती है, लो प्रेशर बेल्ट्स डेवलप होती है। समझ में आई बात? लो प्रेशर बेल्ट्स डेवलप होती हैं, है ना। हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अब जब ये दक्षिणी शाखा जो है जेट स्ट्रीम की, पश्चिमी जेट की जो सदर्न ब्रांच है, ये अब क्या है, ये यहां से शिफ्ट हो गई केवल उत्तरी शाखा के रूप में, है ना। दक्षिण में ये शाखा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम का समर सीजन में थोड़ा सा हमें नदन शिफ्ट देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम जो है उसका थोड़ा सा उत्तरी विस्थापन हो जाता है, तो ये दक्षिणी शाखा जो है समाप्त हो जाती है, केवल और केवल उत्तरी शाखा ही बचती है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इस एरिया में, है ना, एक तरह का वैक्यूम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वो अब यहां पर नहीं बह रही, तो एक तरह का वैक्यूम पैदा होगा, है ना। तो वो वैक्यूम क्या करेगा? सक्शन का काम करेगा, खींचने का काम करेगा। दूसरी तरफ यहां पर लो प्रेशर एरिया है, वो भी खिंचाव का काम करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि मॉनसून जो पवने हैं उनके खिंचाव की, मॉनसून पवनों के खिंचाव की यहां हमें आदर्श स्थिति देखने को मिलती है। मॉनसून पवनों के खिंचाव की आदर्श स्थिति देखने को मिलती है।
ठीक है, तो मॉनसून की जो पवनें हैं अब समर सीजन में, उनके लिए क्या बनता है, उन पवनों के लिए क्या बनता है, एक अच्छा खिंचाव का माहौल बनता है। क्लियर? ठीक है, तो कैसे ये जेट स्ट्रीम जो है, पश्चिमी जेट, इसका नॉर्थवर्ड जो विस्थापन होता है ना, जिसके कारण इसकी जो दक्षिणी शाखा है, हिमालय के दक्षिण की शाखा, वो अब समर सीजन में विलुप्त हो जाती है, वो उत्तरी शाखा में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, कैसे यह मॉनसून के लिए फेवरेबल कंडीशन डेवलप करती है, यह समझ में आ गई बात आपको? ये बात समझ में आ गई? इस सीजन में एक और काम होता है ग्रीष्म ऋतु में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जान गए हो ना बेटा, कि इस समय ये तिब्बत का पठार जो है ना, यहां पर जबरदस्त लो प्रेशर डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिटअप करता है। अब जब धरातल पर लो प्रेशर डेवलप होंगे तो ऊपर ऊंचाई पर क्या डेवलप होते हैं, हाई प्रेशर। ध्यान रखना बेटा, ये जो मैं ग्रीन कलर में हाई प्रेशर दिखा रहा हूं, ये धरातल पर नहीं है, ये अपर एयर में है। ठीक है, धरातल पर तो लो प्रेशर है तिब्बतीय पठार वाले भाग में, अपर एयर में क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होते हैं। हाई प्रेशर सेंटर में जब होते हैं तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है ना। जब हाई प्रेशर सेंटर में होते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट शुरू होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट है वो क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में होता है। एग्रीड और नॉट? बताइए, आप मुझसे इस बात पर सहमत हैं या नहीं है ना? और उत्तरी गोलार्ध में जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, उसमें क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो क्या होती हैं, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में संचलित होकर और लो प्रेशर एरिया की तरफ झपटती हैं। और हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में तिब्बत के पठार के ऊपर ऊपरी वायुमंडलीय भाग में हाई प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होगा, क्योंकि नीचे जो है वो जबरदस्त हीटअप होता है तिब्बत का पठार, है ना। कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर जाती हैं, ठीक है, नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर जोन बनती है। अब हवाएं जो हैं वो इस क्षेत्र से बाहर की ओर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाती हैं। तो क्या होता है, इसके कारण इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो इक्वेटर वाले भाग है ना, उनके समीपस्थ भागों में, ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन है ना, ऊपरी वायु संचरण के तहत एक जेट स्ट्रीम जो है वो विकसित होती है। ये केवल समर सीजन में विकसित होती है, क्योंकि ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है ये केवल समर सीजन में होता है ना। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, केवल उसी समय तिब्बत के पठार के ऊपर लो प्रेशर एरियाज बनते हैं और तिब्बत के पठार के ऊपर ऊपरी वायुमंडलीय भाग में हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो जन्म लेता है, और इस समय ये जो पूरब से पश्चिम की ओर है ना, जो ऊपरी वायु संचरण विकसित होता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हैं, इसलिए इन्हें ही कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम या ईस्टर्ली जेट या जेट ईस्टर्ली, कुछ भी बोल दीजिए। बात समझ में आ गई? मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि ये जो पूर्वी जेट है ये केवल और केवल समर सीजन में ही डेवलप होती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है।
जैसे ही ऋतु बदलती है, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन खत्म होने लगती है, विंटर शुरू होने लगती है, ये पूर्वी जेट समाप्त हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही यहां विंटर डेवलप होती है, वैसे ही ये जो पश्चिमी जेट की दक्षिणी शाखा है, ये वापस अपना स्थान लेने लग जाती है। ये जो जेट स्ट्रीम जो पूर्वी जेट के रूप में जानी जाती है, ये क्या करती है, इस भूमध्य रेखीय भाग में ये जो इस तरफ से आने वाली ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी पवनें आती हैं, ठीक है, जो मानसूनी पवनें आती है, इन मानसूनी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप वाले भाग में ये नीचे से धक्का मारती हैं, धकेलती हैं। तो ये जो पूर्वी जेट हैं, ये इन मानसूनी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। ठीक है। इसी प्रकार पश्चिमी जेट की दक्षिणी शाखा है ना, सदर्न ब्रांच और ऑफ वेस्टर्ली जेट, उसका पूरी तरह से विलुप्त होकर और केवल नदन ब्रांच में मिल जाना, ये भी कहीं न कहीं मॉनसूनी पवनों के खिंचाव के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। और इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया पूर्वी एशिया वाले भागों में मॉनसून के लिए आदर्श दशाएं बनती है। इस तरह से मॉनसून की मैकेनिज्म को जेट स्ट्रीम थ्योरी के द्वारा समझाया जाता है। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। इसकी जो पास वाला डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए, है ना, और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तरह से बेसिकली ये मॉनसून को एक ऊष्मा इंजन के रूप में बताता है। ये देखिए यहां पर ये वाला जो भाग है ना, ये क्या है, भूमध्य रेखीय भाग है। ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है ना, और ये ऊपर जो है ये बताया हुआ है क्षोभ सीमा। अब आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। बेसिकली इस डायग्राम में ये बताया गया है कि सारा सर्कुलेशन जो है वो कहां जन्म ले रहा है, वो ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल के अंदर ही जन्म ले रहा है, अंदर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब लगभग ये वाला जो भाग है, लगभग ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग में ये देखो आप, इस वाले भाग में ये जो बह रही है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये जेट वेस्टर्ली पश्चिमी जेट है, ऊपरी वायु संचरण है ना। और ये लगभग भूमध्य रेखा वाले के आसपास वाले क्षेत्र में ये जो इस तरफ जो ऊपरी वायु संचरण है, ये बेसिकली जेट ईस्टर्ली अर्थात पूर्वी जेट है। क्या है, पूर्वी जेट है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो ना पश्चिमी जेट क्या है, पूर्वी जेट क्या है। पश्चिमी जेट की स्थिति ग्रीष्म ऋतु में ये जो एशिया वाले भाग है वहां कैसी होती है। ग्रीष्म ऋतु में पामीर की गांठ के केवल उत्तरी भाग में ही पश्चिमी जेट जो है वो उत्तरी शाखा के रूप में बहती है। लेकिन शीत ऋतु में क्या होती है, पामीर की गांठ के आसपास, क्योंकि शीत ऋतु में इसका दक्षिणी विस्थापन हो जाता है, तो पामीर की गांठ के आसपास इसका बाइफर्केशन होता है। एक शाखा दक्षिण में बहती हुई हिमालय के दक्षिणी भागों के क्षेत्रों से बहती है और दूसरी शाखा जो है वो उत्तरी भाग में बहती है ना। और ये जो पूर्वी जेट है इसकी उत्पत्ति जो है वो केवल और केवल तब होती है जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है तो पूर्वी जेट, ये जो पूर्वी जेट है ना, ये अस्तित्व में नहीं होती, है ना। और किस प्रकार से ये मॉनसून को प्रभावित करती हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की, है ना। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये देखो 25 जुलाई 1955
का ये तस्वीर है, ठीक है। उस समय पूर्वी जेट को दिखाया हुआ है ना। और आप यहां पर पूर्वी जेट को देखने की कोशिश करें, देखो यहां लिखा हुआ है ना जेट ईस्टर्ली, है ना। ये देखो आप, ये अपर एयर सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है तिब्बत के पठार के ऊपरी भागों में, और ये जो हवाएं बह रही हैं, ये जो हवाएं बह रही हैं, है ना, ये जो हवाएं बह रही हैं, ये क्या है, ये पूर्वी जेट है। ये क्या है, ये पूर्वी जेट है। आई बात समझ में, है ना। यही पूर्वी जेट है। पीरियड कब है, जुलाई, है ना। और ये क्या करती है, इन मानसून पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ धकेलती है ना, ठीक है। और केवल भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ ही नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, है ना, ठीक है, सब जगह इसको धकेलती है, ठीक है। किस प्रकार से पूर्वी जेट जो है वो मानसून के लिए फेवरेबल है ना। मानसून के लिए क्या है, ये फेवरेबल है। इसको यहां मैंने समझाने की कोशिश की है ना। और जो डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम पर्टिकुलरली कब का है, 25 जुलाई 1955। मतलब जून जुलाई में आपको ये स्थिति देखने को मिलती है जब आपको विश्व मानचित्र के ऊपर ऊपरी वायु संचरण में, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऊपरी वायु संचरण में पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। शीत ऋतु में पूर्वी जेट का अस्तित्व नहीं पाया जाता। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है वो ये है। जेट स्ट्रीम लाइन को ठोस रेखाओं, है ना, और आइसोटच हवा की गति, है ना, को ठोस रेखाओं में दिखाया गया है, ठीक है। हवा की गति समुद्री मील में यहां पर दी गई है। तो ये बेटा, ये जो सॉलिड लाइंस हैं, ठोस लाइंस, है ना, ये किसको बता रही है, ये जेट स्ट्रीम को बता रही है। किसको बता रही है, जेट स्ट्रीम को बता रही है, ठीक है ना। और यहां पर देखो, ये देखो, आपने यदि मौसम मानचित्र ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सिंबल आपने पढ़े होंगे जरूर, है ना, ये सिंबल पढ़े होंगे, ठीक है, ये सिंबल पढ़े होंगे आपने, ठीक है, जिसमें एक सीधी रेखा होती है, उसके साइड में ये पंखुड़ियां होती हैं, है ना। ये पंखुड़ियां बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है, लास्ट वाली आधी भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है। ये बेसिकली बताती है विंड स्पीड। क्या बताती है, विंड स्पीड। समझ में आई बात, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, पूर्वी जेट स्ट्रीम की अवस्थिति के संबंध में जुलाई की औसत वर्षा, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। जुलाई महीने की औसत वर्षा, जो गहरे छायादार क्षेत्र है वहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक है। गहरे छायादार क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये जो पूरा क्षेत्र जहां पर रिवर्सल ऑफ विंड आपको देखने को मिल रही है ना, देखो पीछे वाले डायग्राम याद करो, ठीक है, वहां आपको ये अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये देखो आप, है ना, अलग अलग डायग्राम से आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ऊपरी एवं सतही वायु संचरण, है ना, दो को दिखाया गया है। अब देखो, ये जो सॉलिड लाइंस है ना, जो लगातार है, देखो जैसे ये लाइन है, ये लगातार है ना, और जैसे मान लो ये लाइन है, ये डॉटेड है, ठीक है। तो ये जो लगातार है, जो सतत है, कंटिन्यूअस है, सतत रेखाओं द्वारा ऊपरी वायु संचरण का प्रदर्शन किया गया है धरातल से कम 300 मीटर, 3000 मीटर ऊपर, धरातल से कम 3000 मीटर या उससे ज्यादा। वो जो संचलन है वो दिखाया हुआ है सतत रेखाओं के द्वारा, कंटिन्यूअस लाइंस के द्वारा। और जो ये जो टूटी हुई लाइन है, असतत रेखाएं, इससे निचले वायु संचरण का प्रदर्शन किया गया है। 600 मीटर ऊंचाई तक का लगभग वायु संचरण है ये, ठीक है ना, ये निचला वायु संचरण है। अब देखो आप कि सर्दियों में दक्षिणी और पूर्वी एशिया में वायु परिसंचरण की विशेषता बताई गई है। कब? विंटर सीजन में। अब मुझे बताओ,
विंटर सीजन में पश्चिमी जेट की दोनों शाखाएं होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलो मैं जेट स्ट्रीम को दिखाता हूं इस कलर से, ठीक है। ये देखो, ये जेट स्ट्रीम जो है इसकी पश्चिमी शाखा है ना, पश्चिमी जेट हवाएं। और ये जो है ये जेट स्ट्रीम की पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा है ना। ये हिमालय के दक्षिण वाली है, ये जो है ये इस तरह की जो दिखाई हुई है, ये हिमालय के दक्षिण वाली पश्चिमी जेट है, और ये हिमालय के उत्तर वाली जेट स्ट्रीम है ना। पामीर की गांठ के आसपास इसका बाइफर्केशन हो जाता है। तो विंटर में दोनों जेट मौजूद हैं, दोनों ब्रांचेस, वेस्टर्ली जेट की दोनों ब्रांचेस, दोनों जेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, वेस्टर्ली जेट है ना, पश्चिमी जेट की दोनों ब्रांचेस मौजूद हैं। कब? जब हमारे यहां शीत ऋतु होती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये जो धरातलीय हवाएं जो बह रही हैं, ये देखो, ये जो धरातलीय हवाएं बह रही हैं, ये क्या करती हैं? ये इनको और ज्यादा क्या करती हैं? थ्रस्ट देती हैं, इनको धकेलती हैं। इसलिए लौटता हुआ जो मॉनसून है वो और ज्यादा अच्छा होता है, प्रबल होता है, ठीक है। इस समय याद रखना बेटा, इस समय भूमध्य रेखीय भाग में क्या होती है? इस डायरेक्शन में पवनें चलती हैं, और ये कहलाती है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, है ना। भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं चलती है इस समय, जब विंटर होती है हमारे यहां, ठीक है। और जब हमारे यहां, अब देखो अच्छी तरह से आपने इसको समझ लिया। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जब समर होगा तो क्या होगा। समर सीजन होगी तो जो पश्चिमी जेट है इसका थोड़ा उत्तर की ओर विस्थापन होगा, ठीक है। तो समर सीजन में क्या होगा कि ये जो पूर्वी जेट है ना, समर सीजन में क्या होगा बेटा, है ना, सॉरी, ये जो पश्चिमी जेट है ना, ये पश्चिमी जेट की शाखा जो है वो इस तरफ तो रहेगी, लेकिन ये वाली जो शाखा है ना पश्चिमी जेट की, ये शाखा समर सीजन में विलुप्त हो जाएगी, है ना। ये उत्तरी शाखा में ही मर्ज हो जाएगी। इसका मतलब समर सीजन के अंदर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, उसकी कोई ब्रांच हिमालय के दक्षिणी भाग में अस्तित्व में नहीं होती है। इससे इस भाग में क्या होता है? अच्छा वैक्यूम क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है, खिंचाव बनता है, जो मॉनसूनी पवनों के लिए आकर्षण पैदा करता है, मॉनसूनी पवनों के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है। क्लियर? समर सीजन में यहां पर ये जो आपको इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज दिखाई दे रही हैं अपर एयर भाग में, ठीक है, समर सीजन के अंदर यहां पर अपर एयर सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी जेट हवाएं बहती है ना। ग्रीष्म ऋतु में इस भाग में भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं इस दिशा में नहीं बहती है, बल्कि पूर्वी जेट इसके विपरीत दिशा में बहती है। ये अंतर हमें हवाओं के ऊपरी वायु संचरण में देखने को मिलता है, ठीक है। धरातलीय वायु संचरण में ये जो नीचे की तरफ जा रही है पवनें लौटते हुए मॉनसून के रूप में, समर सीजन में इसका विपरीत होता है, और हवाएं जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के भागों में हवाएं जो है वो बढ़ती हैं, ठीक है। धरातलीय पवनें जो है वो रिवर्स हो जाती हैं, है ना। और ऊपरी वायु संचरण में क्या परिवर्तन होता है, ये हमने इस डायग्राम के माध्यम से दोनों सीजन में समझने की कोशिश की। डायग्राम में तो शीतकाल में बताया हुआ है, लेकिन हमने यहां पर ग्रीष्म काल की स्थितियों को समझने की कोशिश भी की थी, और ये ग्रीष्म की स्थिति है। इस डायग्राम में जो है वो ग्रीष्म काल की स्थिति बताई गई है, जिसको हमने ऑलरेडी
पिछले डायग्राम में समझने की कोशिश की थी। ठीक है, ऊपरी वायु संचरण के अंदर अब जो पश्चिमी जेट है इसकी केवल और केवल उत्तरी शाखा बचती है, दक्षिणी शाखा जो है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर भूमध्य रेखीय पूर्वी जेट हवाएं बहती हैं, और वो भी किधर, पूरब से पश्चिम दिशा में, इनको पूर्वी जेट बोलते हैं। जबकि शीत ऋतु में ये क्षेत्र भूमध्य रेखीय पछवा के प्रभाव में था, जो पश्चिम से पूर्व बहती है। तो विपरीत हो गया ना एकदम ऊपरी वायु संचरण। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये मॉनसूनी पवनों को प्राप्त करता है। ये देखो अब डायरेक्शन देखो विंड्स की, है ना, विंड्स की डायरेक्शन देखो आप। ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन देखो आप। ठीक है, तो ये होता है कब, ग्रीष्म ऋतु में। मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है ना, जो मॉनसून का आगमन है और जो मॉनसून का लौटना है, उसकी तिथियों तक पर सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मॉनसून एक निश्चित तारीख को जिन जिन भागों में औसतन रूप से पहुंचता है, उन स्थानों को मिलाकर यहां पर ये रेखाएं खींची गई है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनसून के आगमन की। मॉनसून के आगमन की जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, ठीक है, मॉनसून के जो आगमन की शुरुआत होती है, वो देखिए सबसे पहले जो है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये 10 मई की रेखा है नीचे वाली, 10 मई की। इसका मतलब 10 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के भागों में, द्वीपीय भागों पर मॉनसून की दस्तक शुरू हो जाती है 10 मई के आसपास, ऑन एंड एवरेज, है ना। लेकिन यहां पर जो भारतीय क्षेत्र है ना, वहां पर ये लगभग ये मान लीजिए कि यूं कहें कि ये लगभग जो 1 जून की स्थिति है ना, 1 जून की स्थिति, ठीक है, उससे पहले इसका भारतीय क्षेत्र के अंदर पदार्पण हो जाता है। ठीक है, और ये भारतीय क्षेत्र में ये दक्षिणी भाग और ये पूर्वोत्तर भारत जो है, इस तरफ इसका आगमन होता है, और 25 मई के आसपास जो है श्रीलंका के भागों में मॉनसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया में मॉनसून का आगमन लगभग यूं कहें कि लगभग 25 मई के आसपास होता है, जबकि पूर्वी एशिया के भागों में ये 10 मई के आसपास हो जाता है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि 1 जून के आसपास ये भारत के दक्षिणी भागों में प्रवेश कर जाता है मॉनसून। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका प्रोग्रेशन होता है। देखो, 5 जून के आसपास भारत के इन क्षेत्रों में ये मॉनसून पहुंच जाता है, 5 जून के आसपास, है ना। फिर 10 जून के आसपास वो इन क्षेत्रों तक और आगे बढ़ जाता है। 15 जून के आसपास वो भारत के मध्यवर्ती भागों और गुजरात के क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। 1 जुलाई के आसपास वो अरावली के क्षेत्रों तक पहुंच जाता है, और बाद में 15 जुलाई के आसपास वो भारत के जो सुदूर पश्चिमी इलाके हैं वहां तक पहुंच जाता है। इस प्रकार यूं कहें कि मानसूनी जो पवने हैं, उनको पूरा भारतीय क्षेत्र घेरने में लगभग 1.5 महीने का समय लगता है, 1 जून से लेकर 15 जुलाई। ठीक है, आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है। ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इस पैटर्न से सवाल आ सकता है। ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार देखो, यहां पर ये 30 जुलाई के आसपास ये इन ऊपरी भागों तक पहुंचता है, 30 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो ये लगातार इसकी प्रोग्रेशन इस दिशा में होती है दिनांक के साथ साथ। क्लियर। ये होता है समर सीजन में, जब उत्तरी गोलार्ध में समर होती है ना। इसको हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून बताते हैं, है ना। ये देखो, दक्षिण
एवं पूर्वी एशिया में, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में शीतकालीन मॉनसून की औसत शुरुआत की तारीख है ना। अब कई बार मॉनसून समय से पहले भी आता है, कई बार समय के बाद में भी आता है, लेकिन ये ऑन एंड एवरेज है, औसतन है, ठीक है। इन तारीखों से पहले आएगा तो हम कहेंगे मॉनसून जल्दी आया है, इन तारीखों के बाद में आएगा तो हम कहेंगे मॉनसून देरी से आया है। क्लियर। अब बात करते हैं विंटर सीजन में मॉनसून के लौटने की, है ना। क्या बात करते हैं? विंटर सीजन में मॉनसून के लौटने की बात करते हैं। ये देखो बेटा, लगभग 1 सितंबर के आसपास जो भारत के पश्चिमी भाग है वहां से मॉनसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है ना, लगभग 1 सितंबर के आसपास, ठीक है। और लगभग यूं मान लीजिए कि 15 दिसंबर से पहले पूरा जो मॉनसून है वो भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। 15 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मॉनसून का आगमन जो है वो हो जाता है 1.5 महीने के अंदर पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, जबकि पूरे भारतीय क्षेत्र से मॉनसून को लौटने में लगभग 3 से 3.5 महीने के आसपास लगते हैं। 1 महीने से रिवर्सल शुरू होता है, 1 महीने से मॉनसून जो है वो रिट्रीट करना शुरू करता है, ठीक है, और उसको कंप्लीट जो भारतीय क्षेत्र है उससे रिट्रीट करने में लगभग 3 महीने से ऊपर लगते हैं, है ना। फिर 15 सितंबर तक यहाँ तक मानसून लौटने की स्थिति होती है, फिर 1 अक्टूबर की स्थिति ये है, फिर 15 अक्टूबर की स्थिति ये है, फिर 1 नवंबर की स्थिति ये है, फिर 15 नवंबर की स्थिति ये है, फिर 1 दिसंबर की स्थिति ये है, और फिर 15 दिसंबर तक लगभग पूरे भारतीय क्षेत्र से मानसून जो है वो अलविदा हो चुका होता है। क्लियर। तो ध्यान रखना है बेटा, मानसून का आगमन तिथि अनुसार, है ना, और मानसून का लौटना तिथि अनुसार, ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तिथियां हमें मोटी मोटी याद होनी चाहिए, और हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रों से कब कब मानसून लौटता है, या कौन कौन से क्षेत्रों में कब कब मानसून जो है उसका आगमन होता है। क्लियर। ये हमें थोड़ा सा हमें इसको समझना है और याद करना है, ठीक है। अब मानसूनी वर्षा का कुल वार्षिक वर्षा में योगदान प्रतिशत में आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे यहां भारतीय भाग में जो प्रधान स्रोत है हमारे यहां वर्षा का वो मानसून है, ठीक है। लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग वर्षा के प्रारूप देखने को मिलते हैं। हमें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों में मावठ से ठीक ठाक बारिश की प्राप्ति होती है, तो मॉनसून के अलावा है मावठ। तो हमें भारत के कई क्षेत्रों में प्री मॉनसून शावर्स के रूप में ठीक ठाक बारिश, है ना, चेरी ब्लॉसम है, काल बैसाखी है ना, ठीक ठाक हमें बारिश की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर जो मैंने क्षेत्र जिसको मैंने छायांकित किया हुआ है ना, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ये देखो, ये क्षेत्र मैंने छायांकित किया हुआ है, इसकी अभी बात करूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, हम ये देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे यहाँ बारिश होती है, मावठ के कारण बारिश, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बारिश है, प्री मानसून शावर्स है, मानसून बारिश है, संवहनीय हवाओं से होने वाली वर्षा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मानसूनी वर्षा का कुल वार्षिक वर्षा में योगदान प्रतिशत में जून से सितंबर, तो जून से सितंबर के महीने में जो बारिश होती है ना, जून मानसून का आगमन का समय लगभग, और सितंबर मानसून के लौटने का प्रारंभ, उस पीरियड में जितनी भी बारिश होती है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, उसमें ये वाला क्षेत्र जो यहां छायांकित किया हुआ, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुल वर्षा का 90% केवल और केवल मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है।
केवल और केवल मॉनसूनी वर्षा से 90% एंड अबाउ, 90% से अधिक, है ना। और आप यदि इस क्षेत्र की बात कर लीजिए, इस क्षेत्र की बात कर लीजिए, ठीक है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा 80% एंड अबाउ, है ना। ये जो क्षेत्र की बात करोगे ना आप, है ना, अब 80% एंड अबाउ की बात करेंगे तो 90% एंड अबाउ वाला तो हिस्सा उसका भाग बन ही गया ना। तो इस भाग में 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर महीने में केवल और केवल मॉनसून से ही प्राप्त होती है। शेष क्षेत्रों में ये थोड़ा सा कम पाया जाता है। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अल नीनो इफेक्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम इसको एक और वीडियो के अंदर इसको कवर कर लें, क्योंकि अब मैं अल नीनो इफेक्ट भी बताऊंगा, सदर्न ऑसिलेशन भी बताऊंगा। अल नीनो इफेक्ट और सदर्न ऑसिलेशन को पूरे को यदि मैं कवर करता हूं तो आई नीड मोर देन एन आवर, मुझे 1 घंटे से ऊपर चाहिए। और अब यदि मैंने इसको 1 घंटे से और ज्यादा रिकॉर्ड किया तो ये वीडियो 2.5-3 घंटे का हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में।